एक दिन मैं दुकान बंद करके जब घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर ठिठक गया। अंदर से मेरे मम्मी पापा के बोलने की आवाज आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 19 साल की थी और श्याम बाबूजी 50 साल के। बेचारी। इतना सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बाप उसे जहर देकर ही मार डालते। मेरी माँ ने कहा, तुम नहीं जानती कविता, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। गरीब मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की है। चार चार लड़कियां ब्याहने को हैं। पिताजी ने बताया। ये भी कोई बात हुई, कम से कम उसकी जोड़ का लड़का तो ढूंढ लेते। इतनी हसीन और कमसिन लड़की को इस बूढ़े के पल्ले बांधने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, जिसके पहले ही चार चार बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पर तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वो मेरी तरफ। इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। माँ ने कहा। मैं इसे आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं धीरे से अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं आंखें मूंद कर सोचने लगा, क्या वाकई वो 19 साल की है? क्या सचमुच वो हसीन है? अगर वो खूबसूरत होगी तो क्या श्याम बाबू की कमजोर आंखें उसके हुस्न की चमक बर्दाश्त कर पाएंगी? आज की रात मास्टर साहब ये सोचते सोचते मेरा सिर चकराने लगा और मैं कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ खाना लेकर आई, मगर मुझसे खाना न खाया गया। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया, पर मुझे नींद भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलते हुए मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो मैं टहलते हुए छत पर चढ़ गया और बेकरारी से टहलकर श्याम बाबू के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक खूबसूरत लड़की आई। उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ देर संभलने के बाद उसकी खूबसूरती को एक टक देखने लगा। उस लड़की को भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने निगाहें ऊपर उठाई तो मुझको देखकर वो भी शर्मा गई और छिप गई। लेकिन मैं उसका मासूम चेहरा आंखों में लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल में नई चाहत से उमड़ आई थी। मैं फिर उसकी खूबसूरती को देखना चाहता था, पर वो नजर न आई। इसके बाद मैं रोज सुबह सुबह छत पर चढ़ जाता। जब वो आंगन में आती, उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराती। फिर वो शर्मा कर छिप जाती। लेकिन एक दिन मुझको देखकर उसकी निगाहें झुकी नहीं। वो मुझे देखती रही, मैं भी उसे देखता रहा। फिर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें फूटने लगी और बाद में तो हम में इशारेबाजी भी होने लगी। अब हम दोनों के बीच केवल बातें होनी बाकी थी, पर इसके लिए मुझको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। श्याम बाबू सुबह सवेरे घर से निकलते थे तो स्कूल से शाम को ही लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में केवल उनकी अंधी बहरी माँ रह जाती थी। एक दिन उस लड़की का इशारा पाकर मैं नजर बचाकर उसके घर में घुस गया। वो मुझे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पलंग पर बैठने का इशारा कर खुद भी पास बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ हम में बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम सुमिता बताया, मैंने भी उसे अपना नाम बताया। फिर हम दोनों ने ये जाहिर किया कि हम एक दूसरे पर दिलो जान से मरते हैं। मैंने सुमिता के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वो सिहर उठी। मैं उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वो खामोश रही और खुद को मेरे हवाले करती चली गई। कुछ देर बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सुमिता अपना दुपड़ा लेकर बैठ गई। ऐसा दुख जिसका मुझको पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर मुझको पूरा यकीन हो गया। इससे मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैं सुमिता को बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी नहीं दुखी होने दूंगा। उसके बाद तो हमारे इस खेल का सिलसिला चल सा पड़ा। इस चक्कर में मैं अब सुबह की बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। मैं रोज सुबह 10 बजे तक श्याम बाबू और उनके बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार करता। जब वे चले जाते तो सुमिता का इशारा पाकर मैं उसके पास पहुंच जाता। एक दिन मैं श्याम बाबू के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। सुमिता मेरे लिए रसोई में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रोज वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती थी। अचानक श्याम बाबू आ गए। उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था।
मुझको अपने पलंग पर आराम से पसरा देख उनके तन बदन में आग लग गई, पर उन्होंने सब्र से काम लिया और फाइल से कागज निकालकर चुपचाप रसोई घर में चले गए। रमेश यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने सुमिता से पूछा। अचानक श्याम बाबू की आवाज सुनकर सुमिता का पूरा जिस्म कांप गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन जल्दी ही वो संभलते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने ही उसे बुलाया है। श्याम बाबू फिर कुछ न बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाने के बाद सुमिता की जान में जान आई। वो चाय छोड़कर कमरे में आ गई। मैं अभी तक पलंग पर सहमा हुआ बैठा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो गए क्या? हाँ, सुमिता ने कहा। दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? मैंने पूछा। ध्यान नहीं रहा, सुमिता बोली। लगता है उन्हें शक हो गया है। सुमिता चिंता में डूबते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, मैंने उसका कंधा दबाते हुए कहा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मैं दुकान पर चला गया। उसके बाद हमने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया। जब हम मास्टर साहब की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए तो ये खेल फिर से चल पड़ा और हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। उस दौरान सुमिता 2 बच्चों की माँ भी बन गई। एक दिन श्याम बाबू काफी गुस्से में घर में दाखिल हुए। किसी ने सुमिता के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। सुमिता को देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? जो तुम कर रही हो उसका मुझे पता नहीं है। आज के बाद अगर रमेश यहाँ आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सुमिता डर गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर मास्टर साहब गुस्से में मेरे पिता के पास जाकर चिल्लाने लगे, अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे घर में आता है। आज के बाद उसे वहां नहीं देखूं, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरे पिता निहायत ही शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने मुझको खूब डांटा। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन मैंने श्याम बाबू को रास्ते में रोक लिया। पिताजी से क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे? तुम्हारी खोपड़ी उखाड़ दूंगा अगर उनसे कुछ कहा तो। मैंने श्याम बाबू का गिरेबान पकड़कर धमकी दी। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्मों का खेल बंद हो गया, लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और मैं इंतजार करता रहा। सुमिता ने मुझे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर भिजवाया था जिसमें लिखा था, तुम तो जानते हो कि मैं अपनी किस मजबूरी के चलते इस अंधेरे आदमी से शादी की हूँ। अगर मैं ये भी छोड़ दूंगी तो मुझे कौन अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? ये सब सोचकर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। खत पढ़ने के बाद मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े बड़ी बेबसी से सुमिता की तरफ देखा। भारी कदमों से दुकान की तरफ चल पड़ा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।